कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अब हम पार्ट 2 में कुछ डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, वरना इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। सो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया रहेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दो नंबर है मेरे पास, ए एंड बी। इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम एंड बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो एम। अगर ऐसा दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट ए एंड सी, दिस टू नंबर विल बी कॉन्ग्रुएंट। ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी विद द सेम मॉड्यूलो एम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ सेम नंबर है और यहाँ पर सेम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में कॉमन नंबर हट जाएगा और इन दोनों सेम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, तो इसका एग्जांपल लेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि हम नंबर्स को ऐसे वेरिएबल से समझ नहीं पाएंगे। मान लो हमारे पास दो नंबर है 23 एंड 31 व्हेन मॉड्यूलो इज़ 2। तो आप देख सकते हो कि 23 एंड 31 इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो उस हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैं वापस से 31 को कोई एक और नंबर से कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। लेट्स से 31 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 51 विद द सेम मोड 2। सो इस केस में भी 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 है। दोनों केस में हमें 2 से ही डिवाइड करना है। तो ओबियस केस है, जब सेम डिवाइज़र है, सेम नंबर है, यहाँ रिमाइंडर जो आ रहा था वही रिमाइंडर यहाँ पर है और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों नंबर भी कॉन्ग्रुएंट होने ही होने हैं, जो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। 23 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 51 विद द सेम मॉड्यूलो 2। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए, अगर चेंज हुआ तो हम नहीं बता पाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड्यूलो एम। आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि यहाँ चारों नंबर अलग है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, बट मॉड्यूलो सेम रहेगा। तो उस केस में हम इसका रिजल्ट ये लिख सकते हैं, दैट ए प्लस सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी, यानी उनका एडिशन करेंगे हम तो भी सेम ही नंबर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको हम सीधा समझ सकते हैं कि मान लो कि फर्स्ट केस जो है, इसको हम केस 1 बोल देते हैं, इसको केस 2 बोल देते हैं। तो फर्स्ट केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है, तभी हम ए एंड बी को कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इस केस में रिमाइंडर R1 है और यहाँ पर भी रिमाइंडर R1 है। ये दूसरा केस है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी रिमाइंडर सेम होगा, बट नंबर डिफरेंट है तो हम रिमाइंडर डिफरेंट मान लेते हैं। लेट्स से R2। तो इस लॉजिक से अगर मैं सेम डिवाइज़र रखता हूँ तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। इस केस में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी कि रिमाइंडर सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऐसे ही मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो रिमाइंडर रहेगा R1 माइनस R2, यहाँ पर भी रहेगा R1 माइनस R2। तो सेम रिमाइंडर रह रहा है तो हम वही बोलेंगे कि नंबर्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो केस 1 में हम लेते हैं 17 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 27 फॉर द मोड 5। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ रिमाइंडर 2 है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 है। एक और केस ले लेते हैं, जैसे मान लो 9 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 14 व्हेन रिमाइंडर इज मॉड्यूलो 5। इस केस में भी रिमाइंडर 4 है, 9 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 14 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। अब इसको हम ए बी सी डी कंसिडर करते हैं, तो एक बार इन दोनों का एडिशन करते हैं। तो 17 प्लस 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 26, और इन दोनों को ऐड करूँगा तो इनका आंसर आ जाएगा 41 और मॉड्यूलो 5। तो हम देखते हैं कि 26 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 41 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 1। तो इस हिसाब से ये दोनों नंबर भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। ऐसे ही अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँगा तो भी ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों नंबर, जो नए नंबर्स मिल रहे हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड्यूलो एम। चारों नंबर अलग है लेकिन मॉड्यूलो सेम है। तो इस केस से हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी वो दोनों नंबर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे फॉर द सेम मॉड्यूलो। ये भी सिंपल एग्जांपल है, इसका हम नंबर वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो 6 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड्यूलो 5। एंड सेम 5 के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू
16 मान लो। सो यहाँ पर रिमाइंडर 1 है, 16 को 5 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो इट विल बी 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आएगा 6 7 1। अब आप देख सकते हो कि 6 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है, 176 को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस हिसाब से ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने से पहले हम थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम पर वर्क कर लेते हैं कि बेसिक ऑपरेशन के लिए रिमाइंडर कैसे हम फाइंड करते हैं। इसको हम मेथड बोल सकते हैं कि रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलना भी सही रहता है। तो जो बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, तो इन चारों केस में रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं तो वो थोड़ा हम समझ लेते हैं, तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए वो सही रहेगा। जैसे मान लो दो नंबर है हमारे पास 7 + 11, और हमें ऐसा बोला है कि इन दोनों नंबर को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि आप इन नंबर्स को जानते हो, ये ऑपरेशन आपको पता है। तो आप 11 + 7 18 करोगे, और 18 जो है 18 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 मिल जाएगा। बट जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है उस केस में उस केस में एडिशन कैसे वर्क करता है, तो आप इसको रिमाइंडर भी वही ऑपरेशन फॉलो करता है। जैसे कि आप 7 और 11 दोनों का अलग अलग रिमाइंडर्स फाइंड करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि जब मैं 7 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मिलता है 2, 11 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मिलता है 1। तो इस केस में आपका जो टोटल रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसे ही मान लो सब्ट्रैक्शन के लिए हम बात करते हैं, लेट्स से 17 - 15, इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मैं इंडिविजुअल रिमाइंडर फाइंड करूँगा। 17 को 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 1, 15 को 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है तो वही फॉलो करेंगे तो आएगा 0। तो आप ऐसे भी देख सकते हो 17 - 15 = 2, दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, तो रिमाइंडर 0 होगा। देन अगेन मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं हम, लेट्स से 18 × 25, और इसके लिए हम चेक करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे आप 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो रिमाइंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन फॉलो करेगा, सो फाइनल रिमाइंडर विल बी 2। तो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो और रिमाइंडर फाइंड करते हो तो 2 ही आएगा, लेकिन वो ऑपरेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये इजी रहता है कि आपको ये थोड़े ऑपरेशन जो रिमाइंडर्स फॉलो करता है वो पता हो। सेम विद द डिवीज़न, डिवीज़न के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसका रिमाइंडर फाइंड। फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम्स के ऑपरेशन देखे उसी के अकॉर्डिंग है, इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, देन हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं दैट a⁻n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b⁻n मॉड्यूलो एम। जो n है वो पॉजिटिव या फिर हम नेचुरल नंबर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 3। जैसे 5 और 2 को हम 5 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा, 2 को डिवाइड करोगे 3 से तो भी रिमाइंडर 2 आएगा। अब मैं इसकी कोई भी एक्सपोनेंट ले लूँ, जैसे मान लो हम 3 एक्सपोनेंट ले लेते हैं इसकी, तो भी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहेंगे। जैसे कि 5³ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2³, इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसा क्यों, सिंपल सा है। जैसे मान लो 5 × 5 × 5 और 2³ इज़ 2 × 2 × 2। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 2, 2 एंड 2, और इन सबको मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो अगेन रिमाइंडर आएगा 2, 2 एंड 2। तो इस केस में हो गया रिमाइंडर 8, इस केस में भी रिमाइंडर आ गया 8। तो दोनों केस में सेम रिमाइंडर आ गए तो वो हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन रूल, रिमाइंडर अगर एक केस में सेम है तो उसकी कोई भी एक्सपोनेंट के लिए भी रिमाइंडर सेम ही रहेगा। तो कोई भी आप n एक्सपोनेंट रेज कर लो, वो दोनों नंबर भी कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे।
अब प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर लिया, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 8 इज़ डिवाइडेड बाय 7। तो सिंपल प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी है उसी का हम यूज़ करेंगे। तो आपको कोई भी नंबर का रिमाइंडर फाइंड करना है तो पहली प्रोसेस ये है कि आपको डिवाइज़र के नज़दीक ले जाना है। जैसे मान लो एक्सपोनेंट को हम थोड़ी देर इग्नोर करते हैं, तो 8 और 7, तो 7 और 8 जो है, तो 8 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, इफ़ आई डिवाइड 8 बाई 7 तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1। तो वही मेरा फर्स्ट स्टेप है, 8 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मोड 7। इसका मतलब मैं जब 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मैं एक्सपोनेंट बढ़ाऊँगा, तो जैसे कि 8 रेज़ टू 100 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 रेज़ टू 100। तो जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि एक्सपोनेंट कोई भी आप रेज़ टू n करोगे तो जो नए नंबर्स मिलेंगे वो भी आप आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो 8 रेज़ टू 100 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि 8 रेज़ टू 100 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मिलेगा मुझे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू 99 इज़ डिवाइडेड बाय 13। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा डिफरेंट है कि अगर मैं एक्सपोनेंट को इग्नोर करता हूँ तो 3 को मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा मेरा 3। बट मुझे 1 के नज़दीक लाना है एक्सपोनेंट कैसे, रिमाइंडर कैसे भी करके, तभी मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाऊँगा। तो मुझे 3 का ऐसा एक्सपोनेंट लेना है क्योंकि मेरे पास तो एक्सपोनेंट की कमी नहीं है, 99 तक मैं जा सकता हूँ। तो जैसे मैं 3 रेज़ टू 3 लेता हूँ, तो 3 रेज़ टू 3 इज़ 27 और 27 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर अगेन आ गया मेरा 1। तो आपको ऐसे ही करना है कि न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको बढ़ाते जाना है, इसके एक्सपोनेंट का यूज़ करते जाना है और तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता। तो मैंने 3 रेज़ टू 3 किया और उसको मैं 13 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिल जाता है 1। आप ऐसे -1 या +1 प्रोसेस कर सकते हो। बस अब तो सिंपल हो गया, जैसे रिमाइंडर 1 आ गया, अब जो भी नीड है, रिक्वायर्ड एक्सपोनेंट है वो मुझे लाना है। सो 3 रेज़ टू 3 99 लाने के लिए मुझे एक्सपोनेंट बढ़ानी पड़ेगी 33। सो दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 रेज़ टू 33 मॉड्यूलो 3। सो दिस विल बी 3 रेज़ टू 99 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 13। तो इसका मतलब यही होता है कि 3 रेज़ टू 99 को मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा मेरा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग सोचोगे कि हर बार अगर हमें रिमाइंडर स्टार्टिंग में 1 सेट करना है तो आंसर हर बार 1 ही आएगा। तो ऐसा नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें रिमाइंडर 1 नहीं आता है, लेकिन प्रोसेस हमारी वही है। 3 का ऐसा मल्टीपल लेना है जिसको 13 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आए। तो अभी जैसे आगे के क्वेश्चन में हमने किया था 3 रेज़ टू 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 13। अब हम इसको 2000 के नज़दीक लाते हैं। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट में 3 है तो अब मुझे कोई ऐसी एक्सपोनेंट लेनी पड़ेगी जो 3 के मल्टीपल में ही आएगी और मुझे 2000 के नज़दीक जाना है। तो 2000 का जो 3 का मल्टीपल है नज़दीक वो है 1998। यानी कि मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट आ जाएगी 1998 और यहाँ पर 1 का 1 ही आएगा मोड 13। अब नेक्स्ट जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ पर है कि मैं 3 इंटू कुछ भी करूँगा या यानी कि n करूँगा तो मुझे 1998 मिलेगा जो 3 का मल्टीपल है। लेकिन 3 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा 2000 नहीं मिलेगा कभी, लेकिन मुझे तो 2000 चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 रेज़ टू 1998 इंटू 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम केस में यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा मोड 13। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू 2000 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 9। सो 3 रेज़ टू 2000 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 9। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले आपको कोई भी एक्सपोनेंट ऐसी सिलेक्ट करनी है कि आपका 1 रिमाइंडर सेट हो जाए और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में दी है उस एक्सपोनेंट पर पहुंचना है। तो कभी वो उस एक्सपोनेंट पर आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे
और कभी हमें एक्सपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। जैसे 1998 पर आ रहा हूँ, अब मुझे एक्सपोनेंट 2 ऐड करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से मुझे नए नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन से नंबर्स की कॉन्ग्रुएंसी चेंज नहीं होती है, वही रहती है। सो बाय दैट प्रोसेस रिमाइंडर हमें मिलेगा 9। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 30⁻99 + 61⁻100 इज़ डिवाइडेड बाय 31। तो प्रोसेस वही है जैसे इसी पार्ट में हमने आगे रिमाइंडर थ्योरम देखा था। तो दोनों का इंडिविजुअल हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे और उस रिमाइंडर का एडिशन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनल रिमाइंडर। तो हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब 30 और 31, तो सिंपल डायरेक्टली हमें मिल जाएगा दैट 30 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1 व्हेन डिवाइडेड बाय 31। ये सिंपल है। अगर ये डायरेक्टली -1 या +1 नहीं मिलता तो हम कोई एक्सपोनेंट उसकी बढ़ाते हैं और उसको ट्राई करते हैं, जैसे आगे के क्वेश्चन में हमने किया है। अब डायरेक्टली हम एक्सपोनेंट बढ़ा देंगे। 30⁻99 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1⁻99 mod 31। तो यहाँ से हमें फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि 30⁻99 जो है उसमें रिमाइंडर आएगा -1⁻99 इज़ -1। सेकेंड पार्ट अब हमें क्लियर करना पड़ेगा। 61 है, उसको अगर मैं 31 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर +1 या -1 आ सकता है कि नहीं। तो 31 2 इज़ 62, यानी कि एक ज़्यादा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा अगेन -1। सो 61 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -31। सिंपल, अब 1 +1 या -1 सेट करना था जो ऑलरेडी सेट है। एक्सपोनेंट बढ़ा देंगे हम रेज़ टू 100 और इसका आंसर आएगा +1 mod 31। केस 1 केस 2 दोनों में हमने रिमाइंडर्स फाइंड कर लिए, तो फाइनल आंसर हमारा रिमाइंडर होगा +1 -1, सो इट विल बी 0, यानी कि इस केस में हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी एंड पार्ट 2 में इम्पोर्टेंट हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। अब इन दोनों का यूज़ करके हम कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट विल बी इन लास्ट पार्ट 3।